Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing part 5th of Indian Constitution, we discussed about formation of Supreme Court and along with that powers of Supreme Court. Means at present we are on the powers of Supreme Court. यानी at present हमारा जो discussion चल रहा है that is related with the powers of Supreme Court. Okay, so the point is the powers of Supreme Court. Okay, under this discussion we discussed about the powers of Supreme Court mentioned in Article 131 known as the original jurisdiction of Supreme Court. ओके, तो पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द appellate jurisdiction of Supreme Court. Appellate jurisdiction of Supreme Court is related with Article 132, 133, 134 and 135. Okay. यानी appellate jurisdiction जो 4 sections में divide होता है that is constitutional appellate jurisdiction Article 132, Civil Appellate Jurisdiction Article 133, Criminal Appellate Jurisdiction Article 134 and Special Appellate Jurisdiction Article 135. In this way there are 4 types of appellate jurisdiction. उसके बाद हमने डिस्कस किया था Special Right of Supreme Court to give permission to appeal. यानी हमने डिस्कस किया था कि मिलिट्री कोर्ट को छोड़ दें तो बाकी किसी भी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील सुनने के लिए स्पेशल परमिशन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है. सर राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था अबाउट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और इसमें हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 129 में दिया गया है और इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं जो जजमेंट्स होते हैं दे कैन बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ एनी कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एविडेंसेस. यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे किसी भी कोर्ट में एविडेंसेस के रूप में डिसीजंस को प्रेजेंट किया जा सकता है और इन डिसीजंस की ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क मींस no one is allowed to put any kind of question mark on the authenticity of these kind of evidences. Okay, ये इसका फर्स्ट फॉर्मेट है. इसमें यानी इसका फर्स्ट मीन है यानी हम कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के मीन को हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज रिलेटेड विद द प्रेजेंटिंग द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एविडेंसेस और जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यदि कोई कोर्ट या फिर कोई इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को एविडेंसेस के रूप में मानने से मना करता है देन इट इज कंसीडर्ड एज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. यानी कोई भी उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है देन दिस थिंग इज कंसीडर्ड एज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज अलाउड टू गिव पनिशमेंट टू दैट पर्सन इन द नेम ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जाने के वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर पनिश किए जाने का प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है. इज दैट क्लियर? ओके, सो गाइस ये हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है. नाउ आफ्टर दैट एज द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग जुरिडिक्शंस ऑफ remaining powers of remaining rights of functions of Supreme Court, which are the advisory jurisdiction of
सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकारी न्यायाधिकार। इसके अलावा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लास्ट वन इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये 3 मेजर jurisdictions of Supreme Court जो बचे हुए थे, about that we are going to discuss it. Okay, so the first one, that is advisory jurisdiction of Supreme Court। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं दैट व्हाट इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सो गाइस, आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द प्रेसिडेंट कैन आस्क द एडवाइस ऑफ Chief Justice of Supreme Court or CJI, Chief Justice of India, on the matter of social welfare। यानी आर्टिकल 143 ये मेंशन करता है कि यदि सोशल वेलफेयर को लेकर कोई मैटर होता है तो ऐसे मैटर में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस मांग सकते हैं। ओके, बट ये आर्टिकल आगे कहता है दैट the president is not compelled to accept the advice in the same manner the chief justice is not compelled to give it। okay, यानी इसमें आगे ये भी कहा गया है कि न तो प्रेसिडेंट इस एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए कंपेल्ड है, बाध्य है, और न ही चीफ जस्टिस इस एडवाइस को मानने के लिए। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एडवाइस मांग सकते हैं इन द मैटर ऑफ सोशल वेलफेयर, बट न तो प्रेसिडेंट इस दी गई एडवाइस को एक्सेप्ट करने के लिए और न ही चीफ जस्टिस एडवाइस को प्रोवाइड करवाने के लिए कंपेल्ड है। इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट suggestion, last advice asked by president from the chief justice of India, then it was related with the 2G spectrum। is that clear? okay, now the next jurisdiction of Supreme Court, which is as the protector of fundamental rights। so guys, there are 6 fundamental rights provided to Indian citizens by the Indian Constitution। okay, तो 6 fundamental rights जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाए हैं। ओके, और ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, along with that right to freedom of religion and right to constitutional remedies, right to of freedom of right to cultural and education institutions, or we can say the right to culture and education। okay, तो different kind of rights जो हैं वो लोगों को दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा in the form of fundamental rights। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी 6th राइट जो लास्ट राइट है फंडामेंटल राइट्स के रूप में, उसमें आर्टिकल 32 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है दैट इफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी इंडियन सिटीजन इज वायलेटेड देन ही इज अलाउड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। यानी यदि किसी भी इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसको परमिशन दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जा सकता है।
है, he is allowed to go to the Supreme Court for the protection of his fundamental rights. वैसे वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, इज दैट क्लियर? यानी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही डायरेक्टली अप्रोच किया जा सकता है. एंड दिस राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एंड इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेफर किया जाता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक. And for the protection of these fundamental rights, Supreme Court issued different kind of writs. यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग रिट्स इशू किए जाते हैं ऐसे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए. अब देखो ज्यूरिडिक्शन का तो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देता है दैट इज जनरली गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एज द रिजल्ट ऑफ अ डिस्प्यूट. यानी एक डिस्प्यूट के रिजल्ट के रूप में, उसके निर्णय के रूप में दिया जाता है जब दोनों साइड के जो डिस्प्यूटेड पार्टीज होते हैं उनके एविडेंसेस वगैरह को सुप्रीम कोर्ट चेक करता है. लेकिन रिट जो होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इशू करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी इंडियन सिटीजन. यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी तरफ से जो ऑर्डर दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से रोकने के लिए, देन दिस काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज जनरली रेफर्ड एज रिट. इसी को रिट कहते हैं. अब रिट में अलग अलग टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, ओके, सर्टिलरी. दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्स इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट jurisdiction of Supreme Court which is related with the protection of fundamental rights. यानी हम ये कह सकते हैं कि Supreme Court is known as the protector of fundamental rights. ओके, यानी हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट fundamental right, most important jurisdiction of Supreme Court. Guys, the parliament is allowed to make laws. Means we can say that the responsibility related with law formation is provided to the parliament, and in the matter of states this responsibility is provided to state legislatures. Okay, यानी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट्स और पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो इंडियन सिटीजन्स के लिए और एक स्टेट लेजिस्लेचर, एक पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाले जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए लॉज बनाए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए. इज दैट क्लियर? बट समटाइम्स द पार्लियामेंट फॉर्म्स सच काइंड ऑफ लॉज which generally remains against the soul of Indian Constitution. यानी कई बार पार्लियामेंट कुछ ऐसे कानून बना देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन की रियल स्पिरिट के अगेंस्ट होते हैं. सो टू चेक दिस काइंड ऑफ थिंग्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनहेरिटेड इन सुप्रीम कोर्ट. यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के पास में कि वो ये चेक करे कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है वो किसी भी इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रियल स्पिरिट को वायलेट करने वाला ना हो. एंड because of this function of Supreme Court is known as the guardian of Indian Constitution. भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को. और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस कानून को चेक करने की जो पावर एंजॉय करता है, that power is known as the power of judicial review. Is that clear? Okay. तो चलिए समझते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या होता है and why Supreme Court is known as the guardian of Indian Constitution. Okay, so Supreme Court is known as the protector of fundamental rights. In the same manner, Supreme Court is known as the guardian of Indian Constitution. So guys, Article 137 of the Indian Constitution, Supreme Court को पावर देता है power of judicial रिव्यू, न्याय पुनरावलोकन की शक्ति. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. इसमें क्या होता है एक्चुअली, द सुप्रीम कोर्ट इज empowered by the Indian Constitution to check the laws formed by Parliament or the legislature of any state, and if it is against the Indian Constitution, against the real spirit of the Indian Constitution, or if it
violate the fundamental rights of any Indian citizen or a group of Indian citizens, then Supreme Court is allowed to dissolve that law, and this power of Supreme Court is known as power of judicial review. ओके यानी आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो चेक कर सकता है एनी लॉ फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट और legislature of state, okay, and if it is against the spirit of Indian constitution, और यदि संविधान की आत्मा के against हो, then it can be dissolved by Supreme Court, it can be nullified by Supreme Court, यानी यदि ये संविधान की आत्मा के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकती है, एंड दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो इन दिस वे सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग द job of protection of the real spirit of Indian constitution, and that's why Supreme Court is known as the guardian of Indian constitution. Is that clear? So guys, in this way the discussion related with the powers of Supreme Court has been completed. We discussed about the major jurisdictions of Supreme Court, the original jurisdiction, the appellate jurisdiction, special right to give permission, court of record, a protector of fundamental rights, along with that power of judicial review, and finally advisory jurisdiction of Supreme Court. आर्टिकल बेस्ड डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है. इफ देयर विल बी एनी डाउट in your mind related with any jurisdiction or related with any concept explained by me, you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts about the remaining things of polity, about the state government. We'll discuss in the next one. Till then, stay at your home, be safe, stay tuned for the next. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai